नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर और कारगर तरीका है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। बिहार में सरकार ने हर रोज 10,000 कोरोना जांच करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन सरकार के निर्देश के ठीक उलट पटना में कोरोना जांच की संख्या घटाकर 60 कर दी गई। अब सवाल है कि आखिर स्वास्थ्य महकमा हाथ खड़े क्यों कर रहा है? क्या सरकार के निर्देश नहीं सुनते हैं अधिकारी? उसके हिसाब से पटना को 60 सैंपल्स भेजना है प्रतिदिन। जांच पर स्वास्थ्य मंत्री के दावे क्या जुबानी भर हैं? ये सवाल उठ रहे हैं तो उसके पीछे वजह है। वजह जानने के लिए पहले देखिए 13 मई को सीएम नीतीश कुमार की ओर से किए गए इस ट्वीट को, जिसमें उन्होंने समीक्षा बैठक के बाद दिए गए निर्देशों का जिक्र किया है। इन निर्देशों में सीएम ने कहा कि टेस्टिंग कैपेसिटी कम से कम 10,000 तुरंत करें, जिलों में टेस्टिंग जल्द शुरू करें। लेकिन 2 दिन बाद ही सीएम के निर्देश के ठीक उलट पटना सिविल सर्जन ने हर रोज सैंपल जांच की संख्या घटाकर 60 तक सीमित करने का फरमान सुना दिया, जबकि इसके पहले तक 100-125 तक सैंपल की जांच हर रोज हो रही थी। जबकि 12 मई को ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जांच को लेकर हर तैयारी का दावा भी किया था। तैयारी जो स्वास्थ्य विभाग को करनी है, स्वास्थ्य विभाग ने उस काम को पूरा कर लिया है। इसके लिए जो भी आवश्यक दिशा निर्देश देने हैं, जो टीम बनानी है, वो सारा काम स्वास्थ्य विभाग ने कर रखा है। और जो लोग बाहर से हमारे आएंगे उन लोगों की हम स्क्रीनिंग और आवश्यकता अनुसार जांच कराएंगे। तो हमारे यहाँ जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से पटना को 60 सैंपल्स भेजना है प्रतिदिन। पटना जिला में लगभग 100, 125, 150 तक भी जो है सैंपल्स प्रतिदिन लिए जा रहे थे। हैरानी तो तब हुई जब सिविल सर्जन से सीएम के निर्देश के बारे में पूछा गया तो उनके जवाब से लगा कि सीएम के निर्देशों की उन्हें जानकारी तक नहीं। साथ ही संसाधनों के अभाव में टेस्टिंग कैपेसिटी कम होने की दलील दी। सीएम ने जो निर्देश दिया था कि 7 दिनों के अंदर सबकी जांच करनी है, 10,000 रोज सैंपल की टेस्टिंग होनी है, तो फिर 60 सैंपल अगर आप जांच करते हैं तो फिर लक्ष्य कैसे पूरा कर पाएंगे? नहीं, 60 नहीं, अभी भी हमारा 100 तो पहुंच ही जाता है। लेकिन यही है कि आफ्टर ऑल जो कैपेसिटी है, जब तक टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ता नहीं है तब तक तो कठिनाई रहेगी। नेचुरल है कि जितना हमारे पास जितने जिला हैं बिहार में, उन सभी जिला को वहाँ पे भेजना है टेस्ट लैब में। और टेस्ट लैब में जब भेजना है सभी जिला को तो कुछ लिमिट तो बनना ही चाहिए और वही बना हुआ। फिलहाल पूरे बिहार में 1900 से 2000 तक जांच हर रोज होती है। राजधानी पटना में 60 जांच हर रोज के हिसाब से भी जोड़ें तो सभी 38 जिलों में 2280 जांच हर रोज होगी। ऐसे में सवाल है कि सीएम के 10,000 जांच हर रोज का लक्ष्य पूरा हो पाएगा? रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और खबर गुजरात के भरूच से, जहां पर प्रवासी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया है और पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। गुजरात के भरूच की इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए, जहां कोरोना बंदी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, वहां पर ये तस्वीरें कई सवालों को खड़े करती हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर घर भेजने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अहमदाबाद से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां लोग घर जाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी नहीं रखा गया। भरूच की तरह अहमदाबाद में भी सड़क पर उतरे प्रवासी मजदूर बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कोरोना बंदी के दौर में प्रवासी मजदूरों और कामगारों के बिहार लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। कई लोग ट्रेन से तो कई खुद का इंतजाम कर बिहार पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन मजबूरी और परेशानी के दौर में नियमों का पालन नहीं करना बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। ट्रकों का ये काफिला सामान लादकर कहीं नहीं जा रहा, बल्कि इन ट्रकों में तो मजदूर लदे हैं, वैसे श्रमिक जो मुंबई से अपने घर लौट रहे हैं।
ये तस्वीरें रोहतास जिले के नेशनल हाईवे की हैं। कोरोना बंदी में मुंबई के कारखाने बीते 1.5 महीने से बंद पड़े हैं। ऐसे में रोटी की आफत से परेशान इन मजदूरों ने परिवार संग घर लौटना ही मुनासिब समझा, भले ही रिस्क लेना पड़े। कोरोना से तो बच भी सकते हैं, भूख से तो नहीं बचेंगे ना, मरना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। रिस्क लेके चलना ही पड़ेगा हम लोगों को, मजबूरी है हम लोगों का। तो ट्रकों पर आप लोग चल रहे उस पर भी रिस्क है? रिस्क है, लेकिन किसी तरह घर पहुंच गए तो बचने का तो चांसेस रहेगा ना सर। किस्मत के मारे ये ऐसे लोग हैं जो ट्रकों और कंटेनर को भाड़े पर लेकर पहुंचे हैं। भीषण गर्मी में परिवार और बच्चों संग जा रहे इन मजदूरों की स्थिति समझी जा सकती है। लोगों ने चेहरे पर मास्क तो लगा रखा है, लेकिन भेड़ बकरियों की तरह ठूंसकर ट्रकों में बैठे लोगों की ये तस्वीर मजबूरी पर कहीं भारी न पड़ जाए। क्या करें, मजबूरी है जो चलना पड़ रहा है। यहाँ से हम लोग घर पहुँचते हैं तो घर पे तो 2 टाइम का खाना मिलेगा, अगर वहाँ रहेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वहाँ पे भूखा मर जाएंगे। करेंगे क्या, मजबूरी है, ये बात तो समझ आती है, लेकिन ऐसे हालात क्यों हैं? क्यों स्थानीय प्रशासन की ओर से क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था नहीं की गई? हाँ, अधिकारी बयान देकर पल्ला जरूर झाड़ रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंट जगह पे रहने के कारण थोड़ी सी स्थिति नाजुक हो जा रही है कि कोई किसी व्यक्ति को जो झारखंड जाने वाला उसको यहाँ पे उतार देंगे तो फिर उसके साथ समस्या हो रही है, उसको भेजा कैसे जाए। तो इस स्थिति में जैसे ही कोई अनुकूल नीति बनती है तो हम लोग उसको भी पॉजिटिवली टेकअप कर लेंगे। ये हाल तब है जब प्रवासियों के लौटने के साथ ही बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यदि आंकड़े की बात करें तो बिहार में 4 से 12 मई के बीच कुल 375 कोरोना टेस्ट हुए। इनमें से 335 कोरोना पॉजिटिव सभी प्रवासी मजदूर ही थे। मतलब एक हफ्ते में बढ़े कोरोना मरीजों में 90% प्रवासी मजदूर ही हैं। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि हालात कैसे हैं। स्पेशल ट्रेनों से प्रवासियों को लगातार बिहार लाया जा रहा है और कई यूं ही खुद की व्यवस्था कर अपने घर लौट रहा है। बात जिंदगी बचाने और हालात से लड़ने की है। ऐसे में कोरोना के खतरे की लड़ाई बड़ी चुनौती बन चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। औरंगाबाद में प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटीन सेंटर तो बनाया गया, लेकिन उसमें ताला लटका हुआ है। बाहर से आए मजदूर इधर उधर भटक रहे हैं और क्वारंटीन सेंटर खुलवाने को लेकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें गोह प्रखंड के बैजलपुर गांव स्थित क्वारंटीन सेंटर की है, जहां मजदूर क्वारंटीन सेंटर खुलवाने की गुहार में है। सर, हम जितने भी यहाँ के स्टाफ थे तो सबके पास कॉल किए, जिसमें 2 आदमी का हमारे पास नंबर नहीं था। तो यहाँ नंबर तो सारे नंबर लगाए गए हैं बोर्ड पर। सुनिए सर, तो एक और हमारे सदस्य जो है से साथी हैं, उनको मैंने बोला कि से उनको फोन कर दीजिए। वो फोन किया और हम जब फोन लगाए तो कहीं फोन लगा नहीं, हमसे किसी से बात नहीं हुआ और आइसोलेशन सेंटर बंद रहा। कि हमने जो अपना ग्रामीण स्तर पर जो हमारी सूझबूझ हुई, कैमूर पहुंचे सैकड़ों की संख्या में प्रवासी सुबह से ही भभुआ सदर अस्पताल में स्क्रीनिंग कराने के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। सिंगल काउंटर होने की वजह से पर्ची काटने के लिए घंटों अपनी बारी का इंतजार, अगर पर्ची कटवाना है तो उसके लिए घंटों इंतजार ही नहीं करना पड़ रहा है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ रही है। कोरोना के गाइडलाइन के अनुसार सबसे पहले बाहरी लोगों की स्क्रीनिंग करानी है और इसके बाद उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजने की व्यवस्था करनी है। वहीं ओपीडी में दिखाने आए मरीजों का भी पर्चा कट रहा है, जिससे काफी समय लग रहा है। सिंगल अभी कर रहा है, अभी कोई ऊपर चार्जेस नहीं है मैनेजर साहब का। इसी में 300-350 रोज पेशेंट का पर्ची कट रहा है। कई बजे से कई बजे चल रहा है? सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक। अभी तक कितना काट चुके हैं आप? अभी लगभग 160 का आसपास कटा हुआ कट अभी तक। और बिहार पहुंचने वाले हजारों मजदूरों को बड़ी राहत दी गई है। जी हां, गोपालगंज से कल ट्रेन खुलेगी। वो तमाम लोग
जो प्रदेश में पहुंचकर अपने जिलों में जाने के लिए बेताब हैं, उनके लिए ये खबर बड़ी है, क्योंकि गोपालगंज से कल ये ट्रेन खुलेगी सुबह 9 बजे और शाम 4 बजे। कई जिलों के लिए ट्रेन यहां से खुलने वाली है। प्रवासी मजदूरों को ट्रेन के जरिए उनके घर भेजा जाएगा। मजदूरों को उनके घर भेजने का ये इंतजाम सरकार की तरफ इस वक्त। बिहार में पहला पेइंग क्वारंटीन सेंटर बोधगया में बनाया गया है, जिसमें दूसरे देशों में बसे और या यूं कहें कि दूसरे देशों में फंसे बिहारियों को वंदे भारत अभियान के तहत विशेष विमान से लाकर रखा जाएगा। इसके लिए गया एयरपोर्ट से लेकर बोधगया में होटल, गेस्ट हाउस और विदेशी मोनेस्ट्री को पेइंग क्वारंटीन सेंटर के रूप में तैयार किया गया है। वंदे भारत अभियान के तहत भारत के बाहर विभिन्न देशों में फंसे करीब 8000 बिहारियों को गया एयरपोर्ट 16 मई के बाद लाने की संभावना है। इस काम के लिए नोडल पदाधिकारी बनाए गए मगध प्रमंडल के आयुक्त ने गया एयरपोर्ट पर बैठक की है। आने वाले सभी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए बाहर निकालने की योजना की समीक्षा कर कई अहम निर्देश दिए हैं। जब पैसेंजर एरोब्रिज से डिसइम्बार्क होंगे, उनका मेडिकल स्क्रीनिंग होगा। मेडिकल स्क्रीनिंग होने के बाद उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ इमिग्रेशन का प्रोसेस भी करवाया जाएगा और स्टाफ को भी पर्याप्त मात्रा में पीपीई पर्याप्त सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। विदेश से आने वाले सभी बिहारियों को बोधगया में बनाए गए विशेष पेइंग क्वारंटाइन सेंटरों में 21 दिनों के लिए रखा जाएगा। बोधगया के होटल, गेस्ट हाउस और विदेशी बौद्ध मोनेस्ट्री को विशेष क्वारंटाइन सेंटर के लिए तैयार किया जा रहा है। इन क्वारंटाइन सेंटरों का प्रतिदिन का खर्च 1600, 1500 और 200 रुपए तक आएगा। इसका वहन विदेशों से आए यात्रियों को ही करना होगा। करीब करीब पर्याप्त रूम हो चुका है, होटल और ऐसा मिला कर के। और उसमें जो व्यवस्था है रुकने का, तो रुकने वाले जो होंगे वो स्वयं पेमेंट करेंगे। प्रशासन की इस पहल से गया के होटल मालिक भी खुश हैं। उनका कहना है कि इससे हमारा बंद पड़ा व्यवसाय भी धीरे धीरे ही से ही फिर से चलने लगेगा। हालांकि बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत होटल कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। जिला प्रशासन का एक अच्छा पहल है। इसमें जो है कि हमारे जो बैठे हुए जो हमारे लोग हैं, हमारे वर्कर्स हैं, उनको एक तरह से रोजगार भी मिलेगा और दूसरा कि एक मानवता के नाम पर हमें भी ये महसूस होगा एक ऑनर के नाते कि हाँ, हम जो है वैसे लोगों को सेवा कर रहे हैं। स्टाफ की जो सुरक्षा का व्यवस्था है, हमारा रिसेप्शन पे लोग रहेंगे, मैनेजर रहेगा, कुक रहेगा, वेटर जाएगा, उसको अगर सर्व करना है खाना, ये सबको सुरक्षा चाहिए। बिहार में पहली बार पेइंग क्वारंटाइन सेंटर बोधगया में बनाया जा रहा है और इस सेंटर में विभिन्न देशों में, दूसरे देशों में फंसे बिहारी रहेंगे, जो यहाँ 21 दिन तक रहेंगे क्वारंटाइन में और वो होटल का खर्चा के साथ ही जो खाना पीना का खर्च होगा वो भी वहन करेंगे। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। कोरोना का गहरा असर भागलपुर के सिल्क बाजार पर पड़ा है। सिल्क उत्पादन से लेकर इसका निर्यात तक सब कुछ प्रभावित है। हालात ऐसे हैं कि बुनकरों के सामने अब रोजी रोटी की समस्या सामने खड़ी नजर आ रही है। भागलपुर के नाथनगर की ये गलियां कभी दिन रात पावर लूम के खटखट की आवाज और लोगों की चहलकदमी से गुलजार रहती थी, लेकिन कोरोना बंदी के कारण ये इलाका सुनसान और शांत पड़ा है। पूरे जिले में 45,000 पावर लूम और 15,000 के करीब हैंडलूम हैं। पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से सिल्क के सूत काटने से लेकर कपड़े के निर्माण तक का काम बंद है। फलस्वरूप भागलपुर के बुनकरों के समक्ष भूखमरी की समस्या आ गई है। कोरोना के कारण सर हम लोग को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग को 1-1 रुपये के लिए मोहताज हो रहे हैं। हम लोग का लूम बंद है, खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा हम लोग को। इतना मुश्किल हो रहा है कि हम नहीं लोग समझते हैं, खाने पीने की सब परेशानी हो रहा है। भागलपुर के सिल्क, खासकर तसर सिल्क की मांग देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी रहती है। कोरोना बंदी के कारण 200 करोड़ रुपए से अधिक का सिल्क कारोबार प्रभावित है। जितना काम ऑर्डर चलता था उससे 15%, 10% ऑर्डर चलता है। 90% ऑफ एक्सपोर्ट में। जितने भी लोगों के पास प्रोडक्शन किया हुआ माल है, जो ऑर्डर उनका पड़ा हुआ है, जो ऑर्डर उनका बन के पूरा हो गया है, वो करीबन 220 करोड़ रुपए का इनके पास माल पड़ा हुआ है। बहरहाल समय रहते सरकार और उद्योग विभाग ठोस पहल नहीं करेंगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा।
न्यूज 18 के लिए भागलपुर से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। तो बिहार वासियों की मुश्किलें यहीं रुकने वाली नहीं हैं। कोरोना के कहर से जूझ रहे बिहार को बाढ़ और कटाव की बड़ी मार झेलनी पड़ सकती है। कोरोना संक्रमण ने बाढ़ पूर्व तैयारियों पर ब्रेक लगा दिया है। नेपाल बॉर्डर सील होने की वजह से गंडक बैराज के 3 जर्जर फाटकों को भी अभी तक बदला नहीं जा सका है। नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का जायजा लिया सहयोगी मुन्ना राज ने। कोरोना के कहर के बीच हम पहुंचे हैं वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर, जहां बाढ़ पूर्व तैयारियों पर भी कोरोना ने असर डाला है। गंडक बैराज के जो फाटकों को बदलने की प्रक्रिया चल रही थी उस पर विराम लग गया है। कई ऐसे काम हैं जो बाढ़ से पूर्व जल संसाधन विभाग को कर लेना था, ताकि बाढ़ में गंडक के जलस्तर के बढ़ने के बाद कोई खतरा नहीं रहे। इन तमाम कामों पर विराम लग गया है। आप देख सकते हैं गंडक बैराज का फाटक है और तमाम नदी के जो पार्ट हैं जहाँ सील स्टेशन आप देख सकते हैं सामने का इलाका है, इन सारे कामों पर बॉर्डर सील होने के बाद विराम लग गया है। हम यहाँ के कार्यपालक अभियंता हैं जमील साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना ने क्या इफेक्ट डाला है, कैसे देखते हैं सब। गंडक शीर्ष कार्य प्रमंडल वाल्मीकि नगर के अंतर्गत 4 योजनाएं थी जो कटाव निरोधक कार्य करने थे। ये चारों के चारों कार्य नेपाल भूभाग में पड़ता है और 26 मार्च को तक हम लोग 24 मार्च तक हम लोगों ने जो काम किया उसके बाद से लॉकडाउन हो गया नेपाल में और मेरे चारों कार्य जो है वहाँ बाधित हो गए और हम लोग जो है उस कार्य को कराने के लिए हर एक स्तर से पहल किया गया। डिपार्टमेंट के स्तर से भी पत्र दूतावास को लिखा गया, नेपाल के दूतावास को, और उसके बाद जो है पड़ासी सीडीओ के साथ एक बैठक भी अनौपचारिक रूप से किया गया और उन्होंने सिर्फ एक एजेंडा का जिसमें राजस्थानी ट्रैक्टर इन्वॉल्व था, तो वो राजस्थानी ट्रैक्टर कार्य के दौरान ही नेपाल भूभाग में ही रह गए हैं, तो सिर्फ उसी एक कार्य को करने का आदेश अभी मिला है और वो कार्य शुरू हो गया है और जो निर्धारित तिथि जो 15 मई है उस तारीख तक वो कार्य पूरा हो जाए। कोरोना ने बाढ़ पूर्व जो तैयारियां थी उस पर विराम लगा दिया है। अब रहा सवाल कि नेपाल से जब भारी जलस्तर आता है तो गंडक बैराज पर दबाव बनते हैं, ऐसे में गंडक बैराज खतरे में आ सकता है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर। कोरोना बंदी में वैसे प्रवासी मजदूर जो हाल के दिनों में जमुई लौटे हैं या फिर लौट रहे हैं, उनके भूख मिटाने का बेहतर इंतजाम जमुई में किया गया है। जिला प्रशासन यहां लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए एक किचन चलवा रही है, जहां हर दिन 2 से 2,500 लोगों का भोजन बन रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। कोरोना बंदी में वैसे कई प्रवासी मजदूर हर दिन जमुई जिला लौट रहे हैं और वैसे उन लोगों को लिए खास इंतजाम किया गया है क्वारंटीन में या फिर आपदा केंद्र में। उन लोगों को लिए जो मजदूर बाहर से लौट रहे हैं उनको खाने का इंतजाम भी जिला प्रशासन ने कर रखा है और हम अभी खड़े हैं जमुई शहर के किचन में, जहां पर जिला प्रशासन के द्वारा ये संचालित कराया जा रहा है। और सबसे खास बात कि यहाँ के रोटी बनाई जा रही है, रोटी तैयार किया जा रहा है उन लोगों के लिए जो प्रवासी मजदूर बाहर से लौटे हैं और क्वारंटीन में रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे हाइजेनिक मोड में यहाँ पर हम बाहर दिखाना चाहेंगे आपको कि सैनिटाइजेशन का भी व्यवस्था किया गया है। जो कर्मी है या संचालक है, यहाँ पर जो काम करने वाले हैं, उनको सैनिटाइज किया जाता है ताकि कोरोना संक्रमण को लेकर एहतियात बरता जाए और ये रखा जाए। और दूसरी बात की रोटी, तमाम जो स्टाफ है यहाँ पर पूरे हाइजेनिक होकर हाइजीन मोड में खाना तैयार करा। अगर हम दिखाना चाहेंगे आपको किचन, एक किचन है जो पूरे एकदम मेंटेन है और अत्याधुनिक ये किचन बोला जाएगा इसको, जहाँ पर खाना बनाया जा रहा है, तैयार करा जा रहा है। हर दिन लगभग यहाँ से 2 से 2,500 जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए खाना तैयार कराया जा रहा है। अच्छा, क्या खास है आपके यहाँ और क्या किस बात का इंतजाम रखते हैं? सबसे पहले हम लोग साफ़ सुथरा जो है इसका इंतजाम किए हुए हैं और हाइजीन हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। डीएम साहब का आदेश है कि एकदम साफ़ सुथरा स्वच्छ खाना बन के यहाँ से जाए, उसको हम लोग मेंटेन किए हैं। जैसा कि संचालक का कहना है, जो जिला प्रशासन के द्वारा जो ये किचन चलाया जा रहा है प्रवासी मजदूरों के लिए, उनका ये कहना है कि जैसा
जो प्रवासी मजदूर आए हुए हैं, जो क्वारंटीन में हैं या आपदा केंद्र में हैं, उनके लिए खास इंतजाम किया गया है। और जैसा वो मांग करते हैं कि हमको खाने में ये सामान चाहिए, उसका भरपूर ख्याल रखा जाता है ताकि उनमें कोई नाराजगी ना हो, कोई परेशानी ना हो। केसी कुंदन, न्यूज़ 18। भारत नेपाल सीमा का जोगबनी शहर जहां कभी रौनक हुआ करती थी, वहां कोरोना बंदी की वजह से सन्नाटा पसरा है। जोगबनी बाजार 90% नेपाली ग्राहकों पर ही निर्भर है, लेकिन यहां भारत से अधिक नेपाल में कोरोना बंदी का असर नजर आता है। नेपाल बॉर्डर के जोगबनी बाजार का जायजा लिया हमारे अररिया संवाददाता सतीश कुमार ने। अभी हम भारत नेपाल सीमा के जोगबनी बॉर्डर में है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह भारत नेपाल सीमा का जोगबनी बॉर्डर है। एक तरफ जहां एसएसबी के जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है नेपाली सेना भी मुस्तैदी से लगी हुई है और जो लॉकडाउन है उसका पालन यहाँ पे कराया जा रहा है। अभी हम जानते हैं यहाँ के कुछ दुकानदार हैं, उनसे जानते हैं कि क्या परेशानी हो रही है और किस तरह का लॉकडाउन यहाँ पर है, बताइए। देखिए, परेशानी बोल के तो कुछ खास नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, इसलिए जब तक उधर खुलता नहीं है तो हम लोग के साथ परेशानी बनी हुई है। जब नेपाल नहीं खुलता है तो एक भी ग्राहक तो यहाँ आने का कोई संभावना नहीं है, आता ही नहीं है, आएगा ही नहीं। लॉकडाउन लगा हुआ है, सरकार का जो निर्देश है वो पालन लोग करता है। उसके मुताबिक जोगबनी में का जितना भी दुकानदार है, जिस कोई भी किसी प्रकार का दुकानदार हो, अगर इंडिया में खुल भी जाता है लॉकडाउन तो उसका खुलने या बंद होने से कोई असर नहीं पड़ेगा। ये पूरा नेपाल पर डिपेंडेंट है जोगबनी, पूरा नेपाल पर ही डिपेंड करता है जोगबनी मार्केट। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, नेपाल से अगर कोई ग्राहक नहीं आएगा जोगबनी में, ये सारा आदमी जितना भी दुकानदार है, चाहे जो भी वर्ग का लोग है, सब भुखमरी के कगार पर है। नेपाल में कोरोना बंदी के बाद यहाँ पर जो जोगबनी बाजार है, 90% जो ग्राहक है वो नेपाली ग्राहक ही होते हैं। इस वजह से जोगबनी का जो एक बहुत बड़ा बाजार है, वो कपड़े का हो या किराना का हो, सबसे ज़्यादा असर जो है जोगबनी बाजार पर इसका पड़ा है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, भारत नेपाल सीमा, जोगबनी, अररिया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।